Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So student, आज है 7th of July and आज की दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम गो थ्रू करेंगे। कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हिंदू पेपर का या इंडियन एक्सप्रेस का दोनों का अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो एक जो अभी सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है वो है बिहार के अंदर में जो इलेक्टोरल रोल्स का यहाँ पे रिव्यू करा जा रहा है, और दूसरी जो फर्स्ट पेज पे दोनों में न्यूज है वो है जो अभी ब्रिक्स की समिट हुई है। ब्रिक्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया भी था और आगे जाकर भी आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मोर ओवर ये पर्टिकुलर न्यूज आपके सभी एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस ओनली। तो पहली न्यूज जो हम देख रहे हैं तो वो न्यूज ये है कि बिहार के अंदर में जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज करा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम पूरी जो हमारी पर्टिकुलर वोटर लिस्ट होती है बिहार के अंदर में, जिसके बेसिस पे आपको वोटिंग राइट मिलता है, उसको यहाँ पे रिव्यू करा जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे कई कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, इस वजह से अब उनका नाम बिकॉज ऑफ नॉन डॉक्यूमेंटेशन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे कंसर्न्स ये उठाए जा रहे हैं कि बहुत सारे जेन्युइन वोटर जो हैं वो पर्टिकुलर लोग अब वोट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड यहां पे इलेक्शन कमीशन या वो लोग जो इस रिवीजन का सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में, क्योंकि पिछला जो बिहार में रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, पिछले 20 साल के अंदर में बहुत सारे लोग यहां से माइग्रेट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगली यहां की वोटर लिस्ट के अंदर में एंटर है। बहुत सारे इमिग्रेंट्स है, दूसरे कंट्री के लोग हैं जिनका नाम समहाउ वोटर लिस्ट में ऐड हो गया है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमें यहां पे अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट है। हाउएवर एक जो पर्टिकुलर पॉइंट इसके जो क्रिटिक्स हैं जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज बहुत डिले कर दी गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार में अब इलेक्शंस होने वाले हैं आपके, और इतना जल्दी उसको वोटर लिस्ट को रिव्यू कर पाना या लेट से किसी के पास वो डॉक्यूमेंटेशन मिल पाना बहुत मुश्किल होगा, और उससे बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम यहां से चला जाएगा। तो उसी कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज चल रही है। तो आई होप अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा, तो अब हम यहां पे इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, वो चीजों पे फोकस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट इज अ बॉडी जो इंडिया के अंदर में स्टेट लेवल तक के इलेक्शंस कराता है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं कराता है, वो लोकसभा, राज्यसभा के भी कराता है, और अगर स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके, और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी मैं ये कह सकता हूं एमपीज के इलेक्शन और एमएलएस के इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये ऐसे 6 इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंडक्ट कराता है। और यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है कि आपके इंडिया में सारे इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, और इसके लिए उसको एब्सोल्यूट पावर दी रखी है। यहाँ पे उसको पूरी की पूरी पावर दी है, प्लीनरी पावर्स दी हुई हैं उसको यहाँ पे। ओके, तो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए भी प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रोल्स को और सुपरविजन करना इलेक्टोरल रोल्स को, ये इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग, ये एक दो बार मैंने पूछा भी है, कई लोगों को लगता है कि अगर उनके पास में एपिक कार्ड है या उनके पास में वोटर आईडी कार्ड है तो उनके पास में वोटिंग राइट होगा। बट आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि द रिक्वायरमेंट टू बी एन एलिजिबल वोटर इज नॉट हैविंग अ वोटर आईडी कार्ड या अदर डॉक्यूमेंटेशन। What you require is कि your name should be in the electoral roll और वोटर लिस्ट। इलेक्टोरल रोल बोल दूं मैं या वोटर लिस्ट बोल दूं, एक ही बात होती है। तो आपका नाम उसके अंदर में होना चाहिए। ओके, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ऑल्दो प्रैग्मेटिकली हमें ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज एवरी सेंसस की बात करनी चाहिए, बट इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, तो ये वोटर लिस्ट का जो पर्टिकुलर आपका प्रिपरेशन है या इसका रिविजन है, ये बहुत बार डिले हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, बिहार में जो पिछला हुआ था वो 2003 में हुआ था और अब 2025 में हो रहा है।
तो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद लोगों के पास नहीं हो। बिहार में एक बड़ा इश्यू क्या होता है कि वो फ्लड प्रोन भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो फ्लड्स आते हैं उसमें भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, और इस वजह से उनके पास में वो डॉक्यूमेंटेशन होना या उसको प्रेजेंट कर पाना मुश्किल होता है। तो एक बड़ा इश्यू यहाँ पे ये भी आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां से हमें वोटर राइट मिलता है, वोटिंग का राइट मिलता है, वो है आर्टिकल 326, और वो ये कहता है कि इंडिया के अंदर में हर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 प्लस है, एडल्ट है, उसके पास में राइट टू वोट होगा, विच मीन्स कि उसके पास में राइट है टू रजिस्टर्ड एज अ वोटर। मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करूंगा सिंपली बिकॉज मैं यहाँ राइट टू वोट यूज कर रहा हूं, तो आप सोचेंगे कि आर्टिकल 326 में राइट टू वोट है, बट इंडिया के अंदर में जो राइट टू वोट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट माना जाता है। तो यहां पे आप ये चीज को याद रखना, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लीजिए, राइट टू वोट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी राइट और ओनली अ लीगल राइट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। आई विल रिपीट, आपका जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट और अ लीगल राइट ओनली इन इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दिस इज एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके, तो ये याद रखना। तो यहां पे अगर आप 18 प्लस हो और अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो 326 में, तो आपके पास में एज अ वोटर रजिस्टर करने का राइट जो है वो यहां से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रिगार्डिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्टोरल रोल्स। तो अभी मैंने जिस पर्टिकुलर लॉ का नाम दिया उसका नाम तो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 या आरपीए 1951। इसी तरह एक और आरपी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो 51 नहीं है, वो 1950 है। ओके, तो ये 1950 वाला है। राइट टू वोट, वोट वाला जो राइट है, जो पर्टिकुलर लॉ है वो है 51 वाला, और यहां जो पर्टिकुलर लॉ की बात चल रही है वो है 1950। तो इलेक्टोरल रोल्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, वो सब आरपीए 1950 के अंदर में गिवन है। ओके, तो जैसे सेक्शन 16 कहता है कि यहां पे जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके पास में एनरोलमेंट का राइट नहीं है। सेक्शन 19 कहता है कि यहां पे ही मस्ट बी 18 प्लस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हो तो आपका वहां की वोटर लिस्ट में नाम आता है जहां के आप एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब यह है कि फॉर द लास्ट 10 years यू हैव बीन कंटिन्यूअसली बीइंग स्टेइंग और रिसाइडिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो यूजुअली ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे 10 साल से ज्यादा नहीं हो तो फिर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं माना जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर है कि रिवीजन के टाइम पे वो आपका नाम उस वोटर लिस्ट से हटा सकती है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंस जो है वो भी एक ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 20 कहता है, सेक्शन 20 कहता है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, लेट से आपका कोई फार्म लैंड हो सकता है, आपका वहां पे हो सकता है पुश्तैनी घर हो, तो उसकी ओनरशिप आपके होने के मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंस नहीं होता है। तो यहां पे सिर्फ जस्ट बिकॉज आपकी कहीं पे प्रॉपर्टी है इस वजह से आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा और आपके पास वोटर राइट होगा, वो नहीं होता है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप पिछले 10 साल से वहां पे रह रहे हो, तो आपका वो ऑक्यूपाइड होना चाहिए वहां पे। दूसरा है अगर आप टेम्पररी एब्सेंट हो, फॉर एग्जांपल कि लेट से आप जॉब के पर्पस के लिए दूसरे सिटीज में शिफ्ट हो रहे हो, बट आपका जो मेन हाउस होल्ड है वो बेसिकली उसी जगह में है, तो टेम्पोरल एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि आपका रेसिडेंस स्टेटस चला जाएगा। तो दोनों चीजें कि आपकी प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये नहीं आप रेसिडेंट हो, और दूसरा अगर आप टेम्पररी एब्सेंट हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो रेसिडेंसी स्टेटस है वो यहां पे एंड हो जाएगा। तो दोनों ही नहीं है, सो समवेयर इन बिटवीन इज रिक्वायर्ड। तो आपका यहां पे जो रिवीजन हो रहा है इसमें जो एक डॉक्यूमेंटेशन आपसे ईसीआई मांग रहा है वो ये है कि आप हमें प्रूव करिए कि आप इस जगह के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। और बिहार में ये बड़ा इशू है बिकॉज वी नो दिस कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यू वुड सी हियर, आप इंडिया के किसी भी सिटी में चले जाइए, ऑल दिस नॉट अ गुड थिंग, बट ज्यादातर आपको जो लेबरर्स दिखेंगे या आपके जो सबसे नॉर्मल बेसिक वर्क करते हुए लोग दिखेंगे वो आपको बहुत सारे बिहार से आए हुए माइग्रेंट दिखेंगे। तो यहां पे इस वजह से बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो बहुत सालों से इधर उधर जॉब कर रहे हैं और ना तो उनका जो पर्टिकुलर वोटर आईडी कार्ड है नई जगह पे बनाए, और यहां पे पॉसिबिलिटी है कि उनके खुद के होम स्टेट में भी उनका जो पर्टिकुलर वोटर राइट है वो भी चला जाए।
ओके अब यहां पे सेक्शन 21 आ जाता है आरपीए 1950 का, जहां से इलेक्शन कमीशन के पास में ये पर्टिकुलर पावर आती है कि वो जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको कभी भी स्पेशली रिवाइज कर सकता है। और इसी पावर को यूज करके यहां पे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी जा रही है, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में कंडक्ट कराया गया है इन द ईयर 2025, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ओके तो व्हाई दिस पर्टिकुलर रिवीजन, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है कि क्या है, जैसे कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है पिछले 20 इयर्स के अंदर में, चांस ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक नेम्स हैं, इनएलिजिबल वोटर्स हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो जाती है, एक ही पर्सन का नाम 2 जगह लिस्ट में आ सकता है, तो उसको भी यहां पे रिमूव करने की रिक्वायर्ड है। और नवंबर 2025 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस नवंबर से पहले यहां पे हो जाए, बट हियर द क्रिटिसिज्म इज दिस ओनली कि नवंबर में इलेक्शन है और अभी आप जुलाई के अंदर में कर रहे हो, यानी कि आपको ये एक्सरसाइज नेक्स्ट 2 महीने के अंदर में कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज नवंबर में इलेक्शन है तो सितंबर अक्टूबर से तो वहां पे आपकी कैंपेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे और भी मुश्किल हो जाएगा इस टाइप की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कर पाना। ओके लास्ट बिहार में जो एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था। ओके अब यहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नया क्या है इस बार के एसआईआर के अंदर में, तो यहां पे आपके इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जितने भी वोटर्स हैं उनको एक फॉर्म सबमिट करना है अपने बूथ लेवल ऑफिसर को। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में जो आपका पोलिंग बूथ होता है वहां पे एक बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, तो आपको वहां पे अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो अभी यहां पे एक चीज चेंज जो करी गई है वो ये है कि जब आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो, इट माइट नॉट बी नेसेसरी कि आप डॉक्यूमेंटेशन अभी दो, बट अभी आप फॉर्म आपको सबमिट करना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या करा है कि जो लोग 2003 से पहले के रजिस्टर्ड है, मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 से पहले का है, उनको कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है। यानी फॉर्म तो सबको सबमिट करना है, बट जो लोग 2003 से पहले के वोटर आईडी, जिनके पास में 2003 से पहले वोटर लिस्ट में नाम एडेड है, उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है। बट जो जनवरी 2003 के बाद के हैं उनको यहां पे डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का एंड प्लेस ऑफ बर्थ का। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंटेशन देना है और प्लेस ऑफ बर्थ का देना है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका आधार कार्ड है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं होगा। यानी कि आप आधार को प्लेस ऑफ रेसिडेंस के लिए यूज कर सकते हो, बट उसको सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हम जब आधार पढ़ते हैं, हमेशा मैं इसको आपको बार बार रिमाइंड करता रहता हूं कि आधार जो है ये आईडी प्रूफ है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, और प्लस ये आपका यहां पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है। तो आधार प्रूफ ऑफ आईडी है एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है। आधार क्या नहीं है, आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता, आधार डेट ऑफ बर्थ का या एज का प्रूफ नहीं माना जाता है। कई सिचुएशन में मान लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं माना जाता है, बट अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही तो आप नहीं कहोगे कि ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको मानना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर के वो अलाउ करे ना करे, बट अदरवाइज आधार जो है वो डेट ऑफ बर्थ या एज का प्रूफ नहीं होता है, सिटीजनशिप का नहीं होता है। आपका आधार कार्ड आप देखोगे नया, अगर आपने अभी प्रिंट करवाया है, तो जो आपके अभी हार्ड कॉपी में बिल्कुल आ रहा है आपका, उसके अंदर में आपका लिखा हुआ होता है कि आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो वो तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ भी होता है। तो यहां पे आपका क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने आधार को एज अ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करा है। अब यहां पे वो आपका प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के लिए अगर उसमें है भी, रेसिडेंस भी है, तो यहां पे आधार एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत इशू आ रहा है। और सबसे बड़ा इशू है माइग्रेंट वर्कर्स का, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिटीजन ही वोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, और जो माइग्रेंट्स हैं उनको ये प्रूव कर पाना कि वो एक जगह के ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बिकॉज उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से इनके लिए प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यहां पे आपका जो पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर है सबसे ज्यादा उसको इश्यू होगा कि शायद मेरा लिस्ट से नाम चला जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन कमीशन ने आज से कुछ साल पहले 23 के अंदर में रिकमेंड किया था कि हमें माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर बिहार का कोई पर्सन लेट्स से गुजरात में वर्क कर रहा है, महाराष्ट्र में वर्क कर रहा है, तो वहां पर भी उसको
वोटिंग करने का राइट होना चाहिए, किसके लिए? बिहार के इलेक्शंस के लिए, अपने गांव के लिए। हाउएवर इस पर्टिकुलर प्रपोजल को अब तक यहां पे इंप्लीमेंट नहीं करा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनका नाम डिलीट हो जाएगा ओरिजिनल रोल से भी, और फिर एक तरीके से वो विदाउट वोटिंग राइट के एक सिटीजन बन के रह जाएंगे, जो आगे जाके उनके लिए अलग अलग तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि शायद कोई उन्हें इलीगल इमिग्रेंट ही डिक्लेयर कर दे कि आपका नाम तो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। ओके, तो ये पर्टिकुलर इश्यूज हैं आपके फर्स्ट न्यूज के अंदर में। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, कंटेक्स्ट आई एम श्योर आप खुद भी न्यूज रीड कर रहे हैं तो ये बेसिक्स आपको समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली बिकॉज आपके क्लैट में, एलेट के अंदर में, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शायद ही कोई साल ऐसा जाता है जिस साल आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। एलेट में हर साल आता ही है, क्लैट में भी एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर्स, और या इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो हर साल ही आपको इसका पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है ब्रिक्स 2025, ब्रिक्स 2025 की समिट जो है वो कंक्लूड हो गई है। वहां से हमारा रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन निकल के आया है, ब्रिक्स डिक्लेरेशन निकल के आया है। उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर में ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार के ब्रिक्स डिक्लेरेशन के अंदर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आउटकम ऑफ ब्रिक्स डिक्लेरेशन। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है इनका आइडिया होना, मिनिमम ऑफ आइडिया होना वो बहुत जरूरी है। ओके, इसके अलावा ब्रिक्स हमारे लिए भी और इंटरनेशनली एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए भी ब्रिक्स के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सारी बेसिक डिटेल जो है ब्रिक भी रिवाइज हो जाएगा हमारा, और प्लस 25 का समिट है उसको भी हम यहां डिस्कस करने वाले। तो ये पर्टिकुलर कौन से नंबर का समिट है, सबसे पहले समिट का नंबर ही पता होना चाहिए। तो ये ब्रिक्स की 17th समिट थी। ऑल्सो अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया और लास्ट ईयर ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था तो ये मत समझ लेना कि इस साल नहीं आ सकता, इस साल भी आ सकता है। ओके, तो 17th समिट थी, डेट्स और जुलाई 6-7 2025। आपका होस्ट कंट्री इस बार ब्राजील है। डू यू नो नेक्स्ट ईयर 2026 की जो ब्रिक्स समिट है उसका होस्ट कंट्री कौन होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है उसको कौन होस्ट करेगा। होस्ट कंट्री, होस्ट सिटी रियो डी जेनेरियो है आपकी। ब्रिक्स के 2025 के हेड या प्रेसिडेंट कौन है? तो जो ब्राजील का लीडर होगा, जो प्रेसिडेंट होता है वहां पे, तो वो ही उस ब्रिक्स का भी लीडर बन जाता है। तो लूला डी सिल्वा जो है, इससे आप नाम याद रख सकते हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, वो इसके प्रेसिडेंट भी थे। इस बार की थीम क्या थी? थीम हर साल इंपॉर्टेंट रहती है तो हमेशा आपको थीम पता होना चाहिए। बहुत अच्छी थीम बनाई गई है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और यहां पे मेरा आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहां पे ये ग्लोबल साउथ लिखा हुआ है, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? अब मैं ये चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज ये पर्टिकुलर आंसर हम कई बार कर चुके हैं, कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, इन सब के लिए। और इंडिया अपने आप को शोकेस करना चाहता है एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ ओनली। ओके, तो यहां पे थीम आपको पता होनी चाहिए एंड आपका टास्क है कमेंट बॉक्स में बताने का ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ब्राजील क्या है? ब्राजील ब्रिक्स का 2025 का होस्ट है और इसने 4th टाइम इसको समिट, इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट करा है। तो इससे पहले 3 बार और कर चुका है और अब यहां पे ये 4th समिट है। ओके, ऑल्दो 2024 के अंदर में ब्राजील को करनी थी, बट 2024 के अंदर में ब्राजील G20 भी होस्ट कर रहा था, तो उसने ब्रिक्स से रिक्वेस्ट करी कि मैं 2 समिट एक साल में नहीं कर पाऊंगा, तो आई विल डू इट इन 2025। और इस वजह से 24 की समिट किसी और कंट्री ने करी थी। वो कंट्री कौन सी है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो ब्रिक्स 2024 समिट कहां पे हुई थी? ब्रिक्स 2026 समिट कहां पे होगी? 2 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। इस बार ब्रिक्स गेम्स भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, पहली बार हो रहा है। ब्रिक्स गेम्स 2025 भी आपके होस्ट करे जाएंगे बाय योर पर्टिकुलर कंट्री ऑफ ब्राजील। ओके, तो यहां पे आपका ब्राजील हो जाएगा। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर पे, जो है इस बार का ब्रिक्स डिक्लेरेशन। तो ब्रिक्स 2025 डिक्लेरेशन या ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में इस बार क्या मेन पॉइंट्स हैं वो करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पहला कि यहां पे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने डिक्लेरेशन के अंदर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया है। ओके, कि यहां पे कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर में टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड इसको देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया की एक जीत की तरह, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पे हम पहलगाम अटैक जो था उसको यहां पे कंडेम कर रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT। अब ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये इंडिया का इनिशिएटिव है। और ये इंडिया का इनिशिएटिव अदरवाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू हैव टू नो दिस कि ना तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, ना ही किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर में या किसी ट्रीटी के अंदर में कहीं पर भी टेररिज्म क्या होता है उसको डिफाइन नहीं करा हुआ है कि टेररिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, टेररिज्म के अगेंस्ट में कंट्रीज क्या क्या एक्शन ले सकती हैं, अगर कोई कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए, उन सबको लेके इंडिया ने प्रपोज किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। और ये अभी तक कहीं पर भी यूनाइटेड नेशंस ने या कंट्रीज ने इसको ना तो फाइनलाइज करा है ना ही इसको अडॉप्ट किया। तो फाइनलाइज करोगे तभी तो अडॉप्ट करोगे। तो आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, कहीं पे लिख लीजिए, देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन टेररिज्म। तो याद रखना कहीं पर भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन टेररिज्म नहीं है। एक यूएन सैंक्शन कमेटी आपको मिल जाएगी टेररिज्म से रिलेट करती हुई, 1267 कमेटी बोलते हैं बिकॉज वो रेजोल्यूशन था जो अलकायदा से डील करता है। बट अदरवाइज टेररिज्म से डील करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए यहां पे एक्सप्रेस सपोर्ट दिया है ब्रिक्स कंट्रीज ने, और इंडिया और ब्राजील को यहां पे बैक किया गया है कि जस्ट लाइक वी हैव 5 परमानेंट मेंबर्स, इंडिया एंड ब्राजील शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर मेंबरशिप। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे इजराइल, यूएस की जो ईरान पे स्ट्राइक्स हुई हैं, बिकॉज यू शुड नो ईरान इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। तो डू नॉट थिंक कि ब्रिक्स में सिर्फ 5 कंट्री हैं, ब्रिक्स के अंदर में अब टोटल 10 कंट्रीज हैं। लेटेस्ट कंट्री कौन सी ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि लेटेस्ट 10th कंट्री कौन सी है। ओके, एनी और उस कंट्री की ये पहली ब्रिक्स समिट थी। इजराइल, यूएस ने जो स्ट्राइक करी उसको कंडेम किया गया है। यहां पे तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपका यहां पे साइड लिया जा रहा है, बिकॉज रशिया है, चाइना है, ये सब कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर में, और ईरान भी इस पर्टिकुलर ग्रुप का है। तो यहां पे इजराइल, यूएस की स्ट्राइक को क्रिटिसाइज करा जा रहा है एज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड फाइनली वेलकम इंडोनेशिया एंड 10 न्यू पार्टनर कंट्रीज। तो पार्टनर कंट्रीज एक नया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी करा गया है कि ये मेंबर्स नहीं है, बट ये अभी ऑब्जर्वर स्टेटस में आप कह सकते हो कि ये पार्टनर कंट्रीज हैं, जैसे कि क्यूबा, नाइजीरिया, थाईलैंड। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की यहाँ पे अपना इंटेंशन शो करा है, और अभी एज ऑफ नाउ वो पार्टनर कंट्रीज की तरह इंक्लूड हो चुके हैं। ओके, अब आते हैं हम ब्रिक्स के लिए। तो ब्रिक्स क्या है? सो ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म जो है वो ही इस कंट्री के ओरिजिनल मेंबर्स हैं। तो ओरिजिनली ब्रिक्स जो था वो ब्रिक था, BRIC था, बिकॉज एस और साउथ अफ्रीका वाज मिसिंग। 2010 में साउथ अफ्रीका आल्सो बिकम अ मेंबर, उसके बाद ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन गया, और अब इसको हम ब्रिक्स ही कहते हैं, बट इसके अंदर में अब 10 मेंबर्स हैं आपके। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्टिकुलर ब्रिक्स है ये वर्ल्ड की 40% प्लस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वर्ल्ड के 2 सबसे पॉपुलस कंट्रीज इंडिया एंड चाइना, इंडिया इज फर्स्ट नाउ, इंडिया और जो चाइना है ये दोनों इस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट है, और वर्ल्ड के 40% प्लस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी भी यहां पे ये करता है। क्या हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। तो पोलर वर्ल्ड, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड कहां से आता है कि पहले क्या था कि 2 सुपर पावर्स थी, या तो आप यूएस के साथ या यूएसआर के थे, तो यहां पे हम बायपोलर थे कि 2 पोल्स हो गए। मल्टीपोलर है कि मतलब कोई एक सिंगल कंट्री यहां पे एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ पावर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ पावर है। सेकंड, हम गवर्नेंस रिफॉर्म करना चाहते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज बिलीव कि यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया था। इसको करीब करीब आप देखेंगे तो 70 80 ईयर्स हो चुके हैं। तो दिस हैज बिकम एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हमें एक नए ग्लोबल ऑर्डर को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है। साउथ साउथ कोऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, तो ग्लोबल साउथ समझ पाओगे तो साउथ साउथ भी समझ पाओगे। तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात चल रही है। मैं चलो आपको ये भी आपको ही दे देता हूं टास्क, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा अगर कोई भी आंसर नहीं कर पाया। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है, एंड वी वांट इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल।
ओके इसके बाद ब्रिक्स के बारे में है, तो ब्रिक जो है जिम ओ'नील करके एक आपके इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स कंपनी में, 2001 में इन्होंने ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यहां पे इजाद किया था ब्रिक को, और इन्होंने ये बोला था कि अभी जो यूएस की हेजेमनी है उसको काउंटर करने के लिए और एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस देने के लिए यहां पे ये अगर कंट्री साथ में आ जाएं तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खुद का भी और बाकी वर्ल्ड का करने में हेल्प कर सकती हैं। इसी बेसिस पे ये पर्टिकुलर जो आइडिया यहां से निकल के आया 2009 में फर्स्ट समिट करी गई। तो फर्स्ट समिट जो ब्रिक की थी, नॉट ब्रिक्स की, ब्रिक की जो फर्स्ट समिट थी वो 2009 में रशिया में कंडक्ट करी गई थी। फिर 2010 में आपका यहां पे साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो अब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया, तो 2010 में ये बन चुका है। और अभी 2023 में जब साउथ अफ्रीका ने होस्ट करी थी उस टाइम में हमारे ये 4 मेंबर्स ऐड हो गए थे, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। अभी इंडोनेशिया पे मत कंसर्न करिए। 23 समिट के अंदर में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने ज्वाइन करा था। सऊदी अरेबिया वाज आल्सो सपोज टू ज्वाइन बट बिकॉज ऑफ यूएस रिलेशनशिप उसने डिसाइड करा नॉट टू ज्वाइन, तो अभी तक उसने कंफर्म नहीं करा है। तो ये आपके 6, 7, 8 और 9th मेंबर हो गए। एंड इस साल 2024 के अंदर में 2025 के अंदर में इंडोनेशिया हैज आल्सो बिकम अ मेंबर। तो इंडोनेशिया इज अ कंट्री जिसकी ये फर्स्ट समिट थी, और टोटल मेंबर्स अब कितने हो चुके हैं? टोटल मेंबर्स 10 हो चुके हैं। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए, इंडिया का एंगेजमेंट क्या रहा है ब्रिक्स के लिए, इंडिया ने कब कब होस्ट करी है? तो इंडिया ने पहली बार होस्ट करा था 4th समिट। तो ये 4th समिट जो 2012 में हुई थी वो इंडिया ने न्यू दिल्ली में होस्ट करी थी। फिर 2016 में गोवा में होस्ट करी थी। 2021 वाज द ईयर ऑफ कोविड, तो वहां पे हमने ब्रिक्स की समिट तो करी थी बट वर्चुअल करी गई थी। तो 3 बार इंडिया होस्ट कर चुका है। अब आप बताइए इंडिया कौन सा नेक्स्ट समिट होस्ट करने वाला है? ऑल्सो एक और ट्रिक बताता हूं, बहुत सिंपल सा है। एज ऑफ नाउ अप टू 10 मेंबर हो चुके हैं, बट जो इनकी समिट होती है, नेक्स्ट समिट होती है, वो इन्हीं कंट्री में बाय नेम रोटेट होती रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर चाइना ने कोई समिट होस्ट करी है तो नेक्स्ट समिट साउथ अफ्रीका करेगा, उसकी नेक्स्ट ब्राजील करेगा, उसकी नेक्स्ट रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका। अब हो सकता है बिकॉज न्यू मेंबर्स हैं, तो अब ये जो साइकिल जब साउथ अफ्रीका पे एंड होगी तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया ये भी ब्रिक्स समिट को होस्ट करना स्टार्ट कर दें। ओके तो अभी करंटली 3 समिट इंडिया ने होस्ट करी हैं और इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में करा जाता है। ऑल्दो यहां पे 24 में बिकॉज ब्राजील ने होस्ट नहीं करी थी तो कुछ चेंज हुआ था, तो इस वजह से 25 में ब्राजील कर रहा है। तो ये बातें भी आपको याद करनी जरूरी है। ओके कुछ आपके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट समिट्स के। तो ये कुछ समिट्स हैं आपके सामने, वैसे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार का देख लीजिए। सिटी कौन सी थी, होस्ट कंट्री कौन सी थी, ईयर कौन से थे, तो ये वाली समिट्स आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया है, नेक्स्ट 2026 की जो समिट है, 18th जो ब्रिक्स समिट है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगा। ओके सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई सेड आज बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज पे न्यूज आई है, और द न्यूज इज कि इंडिजिनसली हैवी वाटर रिएक्टर्स को यहां पे लाइसेंस मिल चुका है। अब ये हैवी वाटर रिएक्टर्स क्या होते हैं? तो हैवी वाटर रिएक्टर या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स वो पर्टिकुलर डिवाइस है या टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट है जिससे हम न्यूक्लियर प्लांट को रन करते हैं। तो जो पर्टिकुलर रिएक्टर है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल को हम यहां पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम HWR या प्रेशराइज्ड HWR कहते हैं। और यहां पे एक इंडिजिनस हमने डेवलप करा था, यानी इंडिया में बनाया हमारा खुद का हैवी वाटर रिएक्टर है, उसको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। ओके तो न्यूज तो है आपकी ये, बट ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस साल के बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी। तो वो लोग या बहुत सारे आप स्टूडेंट्स हैं जो शायद भूल गए होंगे कि इस बार के बजट में क्या क्या हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट बजट की अनाउंसमेंट ये थी कि जो इंडिया है या इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा है अपने 2 स्पेसिफिक लॉज को अमेंड करने की, जिसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर में अब हम सिर्फ पब्लिक कंपनीज नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको भी यहां पे ऑपरेट करना अलाउ करेंगे। और दूसरी चीज जो हम यहां अलाउ करेंगे वो ये है कि आपके जो न्यूक्लियर प्लांट है यूजुअली बड़े साइज के होते हैं, अब हम आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी न्यूक्लियर प्लांट्स को इंडिया में अलाउ करेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर
this particular reform is going to go a long way in increasing India's nuclear energy generation capacity. तो यहाँ पे ये दो पर्टिकुलर यहाँ पे चेंजेस करे गए थे. इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो इंश्योरेंस लाइबिलिटी का लॉ है विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर पावर, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ईज डाउन करा जाएगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है. तो उस लॉ का, इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर में भी हम चेंजेस करने वाले हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉस के चेंजेस हैं जो बजट के अंदर में अनाउंस करे गए थे, और उसके अंदर में हम कह सकते हैं पहला एक एक्शन लिया जा रहा है जिसमें आपका एक इंडिजिनस हैवी वाटर रिएक्टर को लाइसेंस दिया हुआ है. ओके, तो यहां पे न्यूज क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी हैज ग्रांटेड ऑपरेशनल लाइसेंस टू 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एट द ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन. तो ककरापार आपका एटॉमिक पावर स्टेशन जो गुजरात के अंदर में है, वहां पे दो लाइसेंस अलाउ कर दिए गए एक 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को यहां पे चलाने के लिए. ओके, तो यहीं के इंडियन मेड है, तो पहली बार हम इसको यूज करने वाले हैं, और दो ये पर्टिकुलर चीज हमने अलाउ कर दी है. 5 साल के लिए ये लाइसेंस वैलिड होगा, और NPCIL यहां पे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है. NPCIL आपकी पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है. इट इज द ओनली कंपनी जो इंडिया में करंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करती है. बजट की अगर हम पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की बात करें, जो मैं आपको बता चुका हूं, पहला है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 62 जिसके अंदर में पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा. दूसरा है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसके हम रिवाइज करेंगे, जिससे जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के कंसर्न है रिगार्डिंग सप्लायर लाइबिलिटी, उसको भी हम करेंगे. अब यहां पे सप्लायर लाइबिलिटी का मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि यहां पे जब आप कोई न्यूक्लियर प्लांट रन कर रहे हो, मान लो कंपनी एक्स है जो इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर प्लांट को चला रही है. अब सप्लाई जो करी है वो कंपनी वाई ने करी है, जो यूएस की कंपनी है जिसने प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर को उस कंपनी को दिया था चलाने के लिए. अब किसी भी रीजन से अगर वहां पे कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, लेट्स से एग्जांपल के लिए जो एक्स कंपनी जो प्लांट को रन कर रही है उससे कोई नेग्लिजेंस हो गई है और उससे वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुका है, तो यहां पे वाई कंपनी जिसने उस हैवी वाटर रिएक्टर को सप्लाई किया था उसकी भी लायबिलिटी रहेगी. तो आप सोच सकते हैं कि कोई कंपनी जो हैवी वाटर रिएक्टर बना रही है उसके ऊपर भी हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर कुछ भी डिजास्टर होता है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होगे. इस वजह से क्या हो रहा था, कोई भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाली, न्यूक्लियर सिविल पावर वाली कंपनीज हैं, वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करने को ही रेडी नहीं थी. तो इन दो लॉस को हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखा है, वो है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हम 2047 तक क्रिएट करना चाहते हैं. और अगर हमारा ये पर्टिकुलर गोल है 2047 का भी, तो हमें ये पर्टिकुलर चेंजेस करना बहुत जरूरी है. बिकॉज करंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो हमारा पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है टू टोटल एनर्जी, वो आपका लेस देन 5% है. 5% से भी कम ही है, आपका बहुत कम, 1% के आसपास ही शायद. तो इतना ही है, तो इस वजह से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और हम 100 गीगावाट करना चाहते हैं. ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो इस बार का बजट है उसके अंदर में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को भी अलाउ कर दिया है, और उसके लिए 20,000 करोड़ का एक मिशन भी लॉन्च करा है जिससे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को इंडिया के अंदर में प्रमोट करेंगे. तो ये रिएक्टर फैक्ट्री बिल्ट होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, बेटर सेफ्टी होती है, नेचुरल डिजास्टर बड़े स्केल पे होने के चांसेस कम होते हैं. तो यहां पे ये कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट है. एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये भी होता है कि आपका जो पर्टिकुलर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में करा, एक तो लैंड एक्विजिशन कम हो गया, और फ्यूचर में आप उसके साइड में एक और स्टैंड कर दीजिए, एक और स्टैंड कर दीजिए, तो आप अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो यहां पे ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपके एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के. चलिए आगे मूव करते हैं. तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया, तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि एडिटोरियल भी हम यहां पर भी आपका लेंगे ही एक ना एक. तो इस एडिटोरियल के अंदर में आपका जो ये आया है, डिस्कशन हुआ है कि जो अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया का ये पर्टिकुलर कॉलिजन हुआ था, इसमें अब पाकिस्तान के साथ चाइना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आप अगर थोड़ा बहुत भी मिलिट्री का कुछ भी पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इंडिया जो है एक बड़ी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझता है, जो है एक 2 फ्रंट वॉर हो सकता है. एक इंडिया का 2 फ्रंट वॉर हो सकता है. 2 फ्रंट वॉर का मतलब यह है कि अगर ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ ऑफ इंडिया है, यहां पे मेरा पाकिस्तान है, यहां पे मेरा चाइना है.
राइट। तो मैं यहां इस फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहा हूं और इस फ्रंट के ऊपर पे चाइना से फाइट कर रहा हूं। तो पर्टिकुलर जो मेरे पर्टिकुलर मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो दो में डिवाइड हो जाएंगे, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा। और इन केस अगर ये और ये कोऑर्डिनेट करके हम पे अटैक करें तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइप के वॉर को जीत पाना। सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, कोई भी कंट्री चाहे यूएस ही क्यों ना हो, अगर वो कहीं पे टू फ्रंट वॉर फेस करेगी तो उसके लिए दो फ्रंट पे वॉर कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मान लीजिए यूएस है, नीचे मैक्सिको पर कनाडा है, ये दोनों कंट्रीज यूएस पे अगर अटैक कर दें तो यूएस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहां तो एक सुपर पावर की बात कर रहा हूं, शायद वो इसमें भी फाइट कर ले, कुछ जीत जाए, बट प्रोबेबली उसको भी बहुत लॉसेस यहां पे झेलने पड़ेंगे। तो यहां पे ये टू फ्रंट वॉर सिचुएशन जो है ये इंडिया के लिए एक बड़ा डेंजर हो सकता है। अब करंटली जो पर्टिकुलर चाइना पाकिस्तान का कॉलिजन है, यहां पे हम इसे टू फ्रंट वॉर तो नहीं करेंगे, बट ये 1.5 फ्रंट वॉर तो हो ही चुका है। या फिर यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के फ्रंट के थ्रू इंडिया को यहां पे काउंटर कर रहा है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जो फॉर्मर एम्बेसडर तो चाइना रह चुके हैं अशोक के कांता, उन्होंने यहां पे बोला है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें इंडिया पाकिस्तान की भी अगर कोई कॉलिजन चल रही, कोई वॉर चल रहा है, तो यहां पे अगर चाइना इन्वॉल्व होता है तो इसको हम बोल सकते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स, कि दो फ्रंट्स की जगह एक फ्रंट है बट उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। तो इंडिया को अब फ्यूचर के अंदर में रेडी रहना पड़ेगा हमेशा सिचुएशन के लिए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई स्कर्मिश कर रहे हो तो वहां पे चाइना जो है वो भी उसकी हेल्प करेगा। बिकॉज ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, यहां पे चाइना जो था वो एक्टिवली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था बाय प्रोवाइडिंग इट्स फाइटर जेट्स, बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन्स, बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस। तो उनकी खुद की जो सैटेलाइट्स है उससे पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान को रिगार्डिंग आवर मूवमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहां पे पाकिस्तान के पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, बट चाइना ने जो भी वो सपोर्ट कर सकता है वो यहां पे कर रहा था। एंड मोर ओवर पहलगाम जो अटैक हुआ था उसको भी चाइना ने बहुत लेट जाके यहां पे कंडेम किया। एंड इवन जो इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर में जो टेररिस्ट साइट्स पर अटैक करा उसको भी रिग्रेटेबल बताया था। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि चाइना जो है वो एक न्यूट्रल एंटिटी नहीं है, वो यहां पे पाकिस्तान के साइड में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां पे ये पर्टिकुलर ऑथर है ये हमें कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है और अब हमें और भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा विद रिगार्ड टू आवर डिफेंस प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम हम यहां पे प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं कि पाकिस्तान नाउ नोस कि अगर हमने कोई टेररिस्ट अटैक भी करा, हमने कोई टेररिस्ट सपोर्टेड अटैक भी कराया तो इंडिया जो है हम पे कोई ना कोई अटैक करेगा। तो पाकिस्तान यहां पे प्रिपेयर्ड हो सकता है उसके लिए और यहां पे इंडिया का फिर उसमें काउंटर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं चाइना पाकिस्तान के मिलिट्री कॉल्यूशन के ऊपर पे। तो ऑपरेशन सिंदूर और चाइनीज रोल की यहाँ पे हमें फैक्ट्स दिए गए। तो शुरुआत में जब भी कोई आपका आर्टिकल आता है शुरू में उसका कंटेक्स्ट बताया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या देख रहे हैं हम, चाइना पाकिस्तान ने यहाँ पे कॉल्यूट करा, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब ये इंडिया पाकिस्तान के जो पिछले वॉर थे 65, 71 या 98 के कारगिल वॉर, 99 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में चाइना रोल वॉज नॉट एक्टिव एंड इंटीग्रेटेड बट नाउ इट was active integrated। इससे पहले सिर्फ जो चाइना है कभी इंडिया का सपोर्ट नहीं करा है, उस टाइम में भी चाइना जो था वो डिप्लोमेटिकली उसको फेवर कर रहा था पाकिस्तान को, बट अब वो एक्टिवली और इंटीग्रेटेड वे में सपोर्ट कर रहा है। दूसरा चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अब आप ये समझिए आज का जो पर्टिकुलर वॉर है वो कहीं ना कहीं एक साइबर वॉरफेयर या टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो चुका है। तो यहां पे चाइना जो है वो रियल टाइम ISR प्रोवाइड कर रहा था, विच इज इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस का मतलब स्पाइंग होता है, ये पर्टिकुलर उसको इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था जिसने पाकिस्तान को कॉम्बैट में बहुत हेल्प करा है। ठीक है, चाइनीज ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स लाइक J-10C फाइटर जेट्स जो उनके बहुत एडवांस फाइटर जेट्स हैं और PL-15 मिसाइल्स, ये सब HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर वॉर में यूटिलाइज करा है। और चाइना ने जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दिए बट बहुत कम प्राइस में दिए थे। अब यहाँ पे चाइना का यहाँ पे एक रीजन क्या है पाकिस्तान को सपोर्ट करना का, तो दो रीजन है। एक तो भाई इंडिया से और इंडिया चाइना का बीच में भी स्कर्मिश
स्कर्मिशेस होते रहते हैं, चाइना जो है वो इंडिया को काउंटर कर रहा है उसके हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसके वेस्टर्न सदर्न बॉर्डर के ऊपर पे। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है चाइना की, बिकॉज चाइना किसी भी कंट्री के साथ पे वॉर पे नहीं रहा है, तो उसको इनको यूज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर फाइटर जेट्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, इनको यूज करने का, इनका ट्रायल का उसको मौका मिल रहा है। तो लेट्स से अगर चाइना फ्यूचर में ताइवान पे अटैक करना चाहता है तो उसके पास में एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि ये वॉर सिचुएशन में कैसे आपके हैंडल करते हैं। ओके, इसके अलावा चाइना का जो नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जीपीएस है यूएस का, इंडिया का IRNSS या नाविक है, ऐसे ही चाइना का है बाइडू। तो बाइडू का नेविगेशन सिस्टम है वो यहाँ पे मिसाइल टारगेटिंग के लिए हेल्प कर रहा था। इसके अलावा आपके जॉइंट एक्सरसाइजेस इन पाकिस्तान और चाइना जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शाहीन करके उनकी एक्सरसाइज होती है, वो रेगुलरली हो रही है, जिसमें ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, यानी दोनों कंट्रीज अगर साथ में कभी आगे वॉर करेंगे किसी थर्ड कंट्री के साथ तो कैसे उसमें वो मैनेज करेंगे, उसके लिए भी वो पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हैं। इसके अलावा डिजिटल एंड डिप्लोमेटिक कॉल्यूशन, तो चाइनीज मीडिया, अगर किसी को मैंडरिन आती है तो वो चाइनीज मीडिया पे जाएगा, तो वहां पे पाकिस्तान के नैरेटिव को इको करा जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया वाज शोन एज एन एग्रेसर, कि यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है इंडिया, और यहाँ पे प्रोपेगेंडा को, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को करा जा रहा था। पहलगाम टेरर अटैक को चाइना ने कंडेम करने में डिले करा था, और यूएन का जो स्टेटमेंट था इवन उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी थी, जो बेसिकली कंडेम करना चाहता था पाकिस्तान के एक्शन को। और चाइना, इंडिया ने जो स्ट्राइक करी, चाइना ने उसको टर्म करा एज रिग्रेटेबल, कि भाई आपने टेरर कैंप्स में नहीं सिविलियंस पे करा है। तो दिस आल्सो शोज कि एक्टिवली चाइना जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू फ्रंट वॉर से अब हम एक वन फ्रंट रीइंफोर्स वॉर तो हम देख चुके हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान प्लस चाइनीज हेल्प है यहाँ के ऊपर पे। इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सपोर्ट फ्रॉम चाइना complicates India's conventional deterrence. Chinese defense hardware is being combat tested against Western platforms during Pakistan use. तो यहाँ पे जब इंडिया यूएस से कोई मिसाइल यूज कर रहा है, फ्रांस के रफाल यूज कर रहा है, रशिया का S-400 कर रहा है, तो चाइना का जो डिफेंस हार्डवेयर है वो पर्टिकुलर यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है, कॉम्बैट रेडी बनाया जा रहा है उसको, तो इसलिए भी वो कर रहा है। अब मिलिट्री स्ट्रैटेजी चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया का लाइव मिलिट्री चैलेंज है ऑन बोथ बॉर्डर्स, तो दोनों में, चाइना से लद्दाख में, पाकिस्तान से LOC के अंदर में। तो इट इज पॉसिबल कि फ्यूचर में मान लो कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत खराब हैं, रिसेंटली एकदम खराब हुए, कोई हमारा क्लैश हो गया था और अभी बहुत टेंशन है, और उसमें इंडिया पाकिस्तान होता है, तो मे बी चाइना डायरेक्टली गेट्स इन्वॉल्व। चाइना मे बी जो आपका ईस्टर्न फ्रंट है, अरुणाचल प्रदेश का फ्रंट है, लद्दाख का फ्रंट है, उसको ओपन कर दे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाइवर्ट योर फोर्सेस, यू हैव टू डाइवर्ट योर रिसोर्सेज टू योर ईस्टर्न बॉर्डर आल्सो। तो हम पाकिस्तान को उतना अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 21 का सीज फायर विद पाकिस्तान हैज ब्रोकन डाउन, एडिंग प्रेशर ऑन इंडियाज आर्म फोर्सेज। तो 21 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक सीज फायर करा था ड्यूरिंग कोविड, अब वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अब दोनों साइड से हम कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर पे रेगुलरली फायरिंग करते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम डुअल फ्रंट डिप्लॉयमेंट विद एडुकेट ट्रुप, लॉजिस्टिक एंड ISR एसेट्स को सस्टेन करें, बिकॉज फ्यूचर का हमें कोई आइडिया नहीं है, और हमें अब रिक्वायर्ड है कि हमें हमारे वेस्टर्न एलाइज जो हैं उनका सपोर्ट हमें इन ऑल कंडीशन चाहिए। वो कंडीशंस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे अगर चाइना पाकिस्तान मिलके हम पे अटैक करेंगे तो वी वुड ऑल्सो नीड आउटसाइड सपोर्ट। सो फाइनली वे फॉरवर्ड क्या, तो सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड तो ये है कि इंडिया को अब अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि नेटो की जो इतनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बिकॉज ऑफ ट्रम्प प्रेशर, वो सब 5% ऑफ GDP कर रहे हैं, इंडिया को भी अपना इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा। करंट स्पेंडिंग इज ड्रॉप फ्रॉम 17% टू 13% ऑफ सेंट्रल एक्सपेंडिचर, इसको हमें वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज कम पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर से हमारा काम नहीं चलेगा। एंड फाइनली हमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, ISR सिस्टम्स, काउंटर टेक इनेबल्ड एडवर्सरीज को काउंटर करने के लिए इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इसका वे फॉरवर्ड है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल आपके लिए आया हुआ है ये, जिसके अंदर में कैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान के पर्टिकुलर थ्रेट को या चाइना की थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आंसर है। अब हम इधर उधर नहीं इसको नेग्लेक्ट कर सकते, हमें अब इसमें एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट पे आते हैं, माइनॉरिटीज पैनल विदाउट चेयरपर्सन सिंस अप्रैल। तो आपका एक नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी
माइनॉरिटीज करके भी है, यूजुअली हम नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी सुनते हैं, बट देयर इज अ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज ऑल्सो। और यहाँ पे न्यूज ये आई है कि अप्रैल के अंदर में जो पिछले चेयरपर्सन थे वो रिटायर हो चुके हैं, एंड मोर ओवर अप्रैल मंथ के अंदर में, अप्रैल 2025 तक जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सब भी उनके टेन्योर कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो करंटली आपका जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए वर्क करता है, वो विदाउट चेयरपर्सन है, एक्चुअल में विदाउट मेंबर्स भी है। तो यहां पे इस कंटेक्स्ट के अंदर में हम नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज को पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको ये तो पता पड़ ही गया कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज का काम क्या होगा, उसका काम है माइनॉरिटी वेलफेयर। दूसरी चीज, ये नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सो आंसर इज नो, इट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो अनलाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये तीन जो कमीशन है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 के अंदर में क्रिएट करा गया है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी। सिंस अप्रैल 2025 आपके जो पर्टिकुलर मेंबर्स और चेयरपर्सन है वो सब रिटायर हो चुके हैं। एनसीएम एक्ट 1992 में इसको बनाया है। इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स हो जाएंगे आपके। हर जो नोटिफाइड आपकी माइनॉरिटी कंपनी है, हर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला यहां होना चाहिए। तो यहां पे आपको जो इंडिया की 6 माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, वो भी यहाँ पे मेंशन हो चुकी हैं। पावर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में वर्क करता है। क्वाज़ी जुडिशियल पावर होती है, मतलब ये यहाँ पे किसी को पनिश करने की पावर, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की पावर भी रखता है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। तो बट यहाँ पे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मिसिंग है, विच इज अ बिग न्यूज। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज ये लीगल रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे क्लैट में लीगल का क्वेश्चन आ चुका है पहले। ओके, यहां पे अगर आप जो हमारा क्लैट प्रेप का लीगल रीजनिंग का एक क्लास हैंडआउट भी है, उसके अंदर में भी इसी पर्टिकुलर एक केस है, उसको हम डिस्कस भी करते हैं। और फिर से ये न्यूज में आ रहा है तो हो सकता है कि क्लैट का जो कंसोर्शियम है उसका ध्यान चला जाए और वो इसी के ऊपर पे न्यूज बना ले। तो यहाँ पे ये न्यूज भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स को बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें जब भी आप किसी पर्सन को रिमांड पे, जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड के लिए भेज रहे हो ओवर अ सोशल मीडिया पोस्ट। तो अभी क्या हो चुका है कि हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पे, ट्विटर के ऊपर पे, ट्विटर जो अब एक्स है, आपके इंस्टाग्राम हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा, ये सब सोशल मीडिया है और लोग यहाँ पे अलग अलग तरह के पोस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी पोस्ट है जो लेट्स से कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, लेट्स से कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिमिटेशन में फॉल करता है और यहाँ पे किसी ने अगर कोई केस फाइल करा है तो मजिस्ट्रेट अगर उसको पुलिस कस्टडी में भेज रहा है, रिमांड का मतलब यहाँ पे कस्टडी ही होता है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस में लेट डाउन गाइडलाइंस हैं, जैसे जिस केस की मैं बात कर रहा था जिस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है वो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है सारे मजिस्ट्रेट को कि आपको इन गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप इसके अगेंस्ट में जाते हो तो आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर में क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की आपकी लर्निंग क्या थी, उसके अंदर में हेल्ड डाउन क्या किया गया था। तो अरनेश कुमार के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट या रिमांड शुड बी अवॉइडेड इन ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 7 इयर्स। तो कोर प्रिंसिपल क्या है? अगर आपको जिस पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए अगर आपको अरेस्ट करना है, रिमांड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है। आपको जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली इन दोज केसेस जहां पे पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की नहीं है। इनके 7 साल से ज्यादा है तो आप अरेस्ट या रिमांड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल ड्यूटी निभानी है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट हैज टू अप्लाई जुडिशियल माइंड एंड नॉट एक्ट मैकेनिकली ऑन पुलिस रिमांड रिक्वेस्ट। कि यहां पे अगर इस टाइप से कोई आपके पास रिमांड की रिक्वेस्ट आती है तो आपको जुडिशियल माइंड लगाना है कि क्या इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जुडिशियल रिमांड देनी चाहिए, कस्टडी देनी चाहिए या फिर पर्सन को ऑन बेल छोड़ देना चाहिए। तो यहां आप जुडिशियल माइंड लगाइए, नॉट जस्ट कि पुलिस ने रिक्वेस्ट करी है तो आप मैकेनिकली यहां कर रहे हो। आपको
पुराने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। रीजनिंग, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया के अंदर अरेस्ट पावर जो है, पुलिस पावर है, इसका मिसयूज होता रहता है स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिकल रीजन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनता है आपके लीगल रीजनिंग में तो वो यहां से आ सकता है, और वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ गुजरात का, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2024। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? ये आपके एक लीडर हैं और इनको यहां पे अरेस्ट किया गया था। तो यहां पर भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। पहली गाइडलाइंस क्या है? वो ये है कि अगर एफआईआर इन्वॉल्व है, एफआईआर करी जा रही है, तो एफआईआर करने से पहले जो पुलिस है उसको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन याद नहीं करने, बट एफआईआर करने से पहले क्या जरूरी है? पुलिस बिना इंक्वायरी के, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। तो कोई अगर कंप्लेन करने आता है तो वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पुलिस डिसाइड करती है और वो इंक्वायरी के बेसिस पे करेगी। सेकेंड इज प्रायर अप्रूवल फ्रॉम अ डीएसपी। तो यहां पे जो पुलिस का पर्टिकुलर एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर अगर इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्विंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कोई एफआईआर आपको दर्ज करने, पॉलिटिशियन ने कोई स्पीच दी, उस पर कोई एफआईआर दर्ज करना चाहता है तो उसके लिए आपको डीएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वो आपको 14 डेज के अंदर में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये 3 कंडीशन जो है ये आपके यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी हुई हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और वेरी इंपॉर्टेंटली, आप जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसमें इंटेंट है तो ही आप कर सकते हैं, और कंटेक्स्ट आपको फ्री स्पीच केसेस का लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कंटेक्स्ट नहीं लिया, आपने गाइडलाइंस नहीं फॉलो करी है, तो आपके लिए इशू हो सकता है। लीगल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो वही अगर मैं समराइज करूं, जुडिशियल सेटिस्फैक्शन इज मैंडेटरी, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट यहां पे रिमांड दे रहा है या नहीं दे रहा है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर में उसको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और वो किस पे बेस होने चाहिए कि यहां पे जो ऑफेंस है, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस, इससे पहले भी कर चुका, इट्स अ रिपीटेड ऑफेंस जो करा जा रहा है। दूसरा है कि अगर इस पर्सन को बेल दी जाती है तो ये बाहर जाके एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऊपर पे ये गाइडलाइंस तो फॉलो करना ही है, बट ये जुडिशियल सेटिस्फैक्शन इन 2 पर्टिकुलर बेसिस पे भी आपको करना पड़ेगा। कोई मैकेनिकल अप्रूवल नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल प्रोसीजर सेफगार्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन केस मजिस्ट्रेट फॉलो नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी यहां पे हो सकती है, एंड इवन मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी सेटअप करी जा सकती है। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर हो जाएगा। अगेन माय सजेशन टू यू वुड बी कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप चाहे यहां पॉज कर लीजिए और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है इनको कहीं पे लिख लीजिए। ओके, ऑल्दो आपके जो लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है उसमें प्रिंसिपल पहले से होता है, बट अगर आपने यहां पे ये नोट कर लिए, इनको समझ लिया, तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगेगा समझने के अंदर। ठीक है, और हमें यही करना है, अपना टाइम बचाना है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। इनविजिबल हैंड इन फॉरेन ट्रेड, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एंड आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स को इकोनॉमी के कंसेप्ट में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। एक सजेशन मेरा आप सबको ये रहेगा, इकोनॉमिक्स को लेके कोई भी ऐसा आर्टिकल है उसको आप रीड करिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, बिकॉज आपके अगर एग्जाम में इंग्लिश में या रीजनिंग में भी इकोनॉमी का भी कोई पैसेज आ गया तो इस लैंग्वेज का होगा कि आप इजिली कर लोगे। ओके, तो वो टेंशन आप निकाल दीजिए। प्लस जो भी कंसेप्ट होती है इकोनॉमी में, जैसे यहाँ इनविजिबल हैंड बोला हुआ है, अब सुनने में लगे पता नहीं क्या है, बट इट्स वेरी सिंपल। सर्विसेज को हम इनविजिबल हैंड बोलते हैं आपके, और वही जो यहां पर है हमारे इंडिया की फॉरेन ट्रेड को बचा के बैठा है। ओके, तो ये कंसेप्ट है, मैं आपको यहां पे ये समझा दूंगा। तो आप ये 2-3 चीजें करिए। एक तो डरिए मत इकोनॉमिक्स से, बिकॉज सिर्फ फैंसी टर्म्स होते हैं, होता बहुत सिंपल टॉपिक है। दूसरा, कोई भी आर्टिकल उसको पढ़िए। और तीसरा, डेली न्यूज में हम कवर करते हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आपको कवर चाहिए कि ये कवर होना चाहिए, तो मैं आपसे कोई सजेशन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में उस आर्टिकल को ही पिन कर दीजिए, उसका जो लिंक है वो हमें दे दीजिए या उसकी हेडिंग दे दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर या हिंदू का न्यूज़पेपर, वहां से हम कवर कर देंगे आपके किसी पर्टिकुलर MIT सेशन के अंदर में या नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस के अंदर में। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं, ये इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो यहां पे हम जो पर्टिकुलर हमारा ट्रेड होता है वो होता है गुड्स में और सर्विसेज के अंदर में, राइट।
तो गुड्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर सामान है, वो तो हमें विजिबल है, दिखता है, तो उनको हम विजिबल ट्रेड बोल देते हैं। और जो सर्विसेज होती हैं वो हमें दिखती नहीं है। हमारे जो पर्टिकुलर पैसा होता है, मनी का ट्रांसफर होता है, वो दिखता नहीं है, तो उसको हम इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं है, इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज की जो ट्रेड है फॉरेन ट्रेड के अंदर में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो यहां पे आपको प्रेजेंट करी गई है कि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर में हमें हमारे जो सर्विस ट्रेड है वो हमारे को यहां पे सरप्लस प्रोवाइड कर पा रही है। ओके, तो विजिबल ट्रेड ऑफ फिजिकल गुड्स, इनविजिबल ट्रेड, सर्विस एक्सपोर्ट एंड प्राइवेट ट्रांसफर। प्राइवेट ट्रांसफर होता है जिसके अंदर में वन साइडेड पेमेंट होता है। वन साइडेड पेमेंट से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं, मैंने अगर लेट से मैं इन्फोसिस हूं और मैं यहां पे सर्विसेज दे रहा हूं यूएस की एक कंपनी को, लेट से माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा हूं, तो मैंने सर्विसेज दी और उसके रिटर्न में यहां पैसा दिया। बट प्राइवेट ट्रांसफर क्या होता है, जो वन साइड पेमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा ब्रदर लेट से यूएस में जॉब करता है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है, वहां से उसका 1 करोड़ का पैकेज है इंडियन मनी के अंदर में, और वो 50 लाख रुपीज यहां पे ट्रांसफर कर रहा है, तो वो प्राइवेट ट्रांसफर्स में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने उसको कुछ रिटर्न नहीं करा या इंडिया से कुछ भी वहां पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वहां से बस पैसा जो है वो यहां आ रहा है, तो ये सब प्राइवेट ट्रांसफर में। तो रेमिटेंसेज जो होते हैं वो प्राइवेट ट्रांसफर का एग्जांपल होते हैं और वो इनविजिबल ट्रेड का पार्ट होता है। ओके, ग्रोथ ऑफ इनविजिबल्स ओवर टाइम, तो यहां पे क्या है, पिछले साल का डेटा अगर हम देखें, गुड्स का एक्सपोर्ट्स करा है 441 बिलियन का और इनविजिबल रिसीट्स हैं 576। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि करीब करीब हमने 150 बिलियन डॉलर का यहां पे हमारा इनविजिबल रिसीट जो है वो ज्यादा है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इनविजिबल, तो आपका जो इनविजिबल ट्रेड है उसके अंदर में कितना, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो कि इनविजिबल का ट्रेड ज्यादा होता है। कोई भी नंबर ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट होगा तो बता दिया जाएगा। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारा 387 बिलियन का है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, सॉफ्टवेयर हमने बना के भेजा, वो सबसे ज्यादा हमें पैसा मिलता है। दूसरा बिजनेस फाइनेंस कम्युनिकेशन, तो एज अ लॉयर अगर आप कहीं पे कोई कंसल्टेशन देते हो तो वो यहां पे आ जाएगा आपका। ओके, प्राइवेट रेमिटेंसेज, बाहर से जो पैसा आता है तो कम नहीं आता है, बाहर से हमें 135.4 बिलियन पैसा जो है वो एनआरआईज और इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन्स हमें यहां पे भेजते रहते हैं। ऑन द अदर साइड वी हैव दिस मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, यानी गुड्स के अंदर में, और आपको पता है हम चाइना से कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना वहां से इंपोर्ट करते हैं और वहां एक्सपोर्ट कितना सा करते हैं, और दिस इज द सेम स्टोरी फिर विद अदर कंट्रीज आल्सो। तो यहां पे देखिए ये हमारा पर्टिकुलर ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि इतना ज्यादा, इतना 147 बिलियन डॉलर का सामान हमने ज्यादा मंगाया हुआ है, यानी इतना बिलियन पैसा हमें देना पड़ेगा, हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और 24-25 में ये 287 हो चुका है। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, ये 287 कहां हुआ है, एक्सपोर्ट्स तो हमारा है 441 बिलियन का और इंपोर्ट्स हमारा है 729 बिलियन का, तो करीब करीब 287 बिलियन ज्यादा हमारा यहां पे डेफिसिट हो जाता है। ओके, अब यहां पे क्या है, ऑल्दो हमारा जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, बट इनविजिबल जो है वो हमें हेल्प कर रहा है इसको। तो नेट इनविजिबल सरप्लस क्या हमारा 263 बिलियन है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैलकुलेट करूं सिर्फ इनविजिबल्स का, ये तो विजिबल्स का है, ये तो मर्केंडाइज का है, विजिबल ट्रेड का है। अगर इनविजिबल की बात करो तो ये तो हो गया -287 और ये जो पर्टिकुलर नेट इनविजिबल सरप्लस है ये हो गया +263, यानी कि मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ 23 बिलियन है। और ये क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मेरा जो नेट इनविजिबल सरप्लस है उसको अगर मैं मेरे नेट पर्टिकुलर ट्रेड डेफिसिट से निकाल दूंगा तो मेरा सीएडी आ जाएगा 23.4 बिलियन। ओके, तो यहां पे मेरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि कितना ज्यादा मैं इंपोर्ट करता हूं गुड्स और सर्विसेज का माइनस मैं कितना एक्सपोर्ट करता हूं, तो वो वैल्यू आएगा 23.4 बिलियन ही। आप सोचिए अगर ये पर्टिकुलर नंबर नहीं होता तो आप सोचिए कि आपको हर साल 300 बिलियन डॉलर का पेमेंट फॉरेन कंट्रीज को देना पड़ता, मतलब आपको अपनी जेब में से पैसा निकाल के देना पड़ता। ओके, तो ये एक बड़ा हो जाएगा। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन भी करा हुआ है, तो चाइना का देखिए आप यहाँ पे गुड सरप्लस देखिए 768 बिलियन का है, नेट इनविजिबल डेफिसिट यानी सर्विसेज में वो ज्यादा सर्विसेज ले रहा है बाहर से और अभी कम दे रहा है, लेकिन इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बिकॉज सारे गुड्स वहीं पे बन रहे। 768 बिलियन का इतना हमारा ट्रेड नहीं है जितना वो यहाँ पे गुड्स का सरप्लस लेके बैठा है। ओके, इंडिया का सर्विस ट्रेड सरप्लस है 188 बिलियन और नेट इनविजिबल सरप्लस है आपका 263 बिलियन, कॉल्ड द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड,
बिकॉज हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में हमें क्या पर्टिकुलर सजेशन दिया गया, वे फॉरवर्ड क्या है कि हमारे जो एफटीएज हैं वो सिर्फ टेंजिबल गुड्स के ऊपर पे फोकस करती है। वी वांट कि हमारे जो पर्टिकुलर एफटीएज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज के साथ, वो सर्विसेज के ऊपर पे ज्यादा करें। सर्विस एक्सपोर्ट, वीजा एक्सेस, ये सब जो है ये हमारे प्रायोरिटी होने चाहिए ऑनगोइंग टॉक्स के अंदर में, रेदर देन कि अभी हम टेंजिबल गुड्स पे करें, बिकॉज यहां पे इंडिया को फायदा नहीं नुकसान होता है। तो हमें सर्विसेज के ऊपर पे करना है, बिकॉज वी आर द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। तो दो क्वेश्चन आप देखिए यहां अपने आप बन गए। विच कंट्री इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? ऑब्वियसली चाइना। विच कंट्री इज नोन एज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड? इट इज इंडिया। ओके, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके लिए। चलिए, लास्ट न्यूज है आपकी आज की, और यहां पे हम एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं, विच इज बेसिकली कि इंडिया ने एक बड़ा फीट अचीव करा इन क्रिकेट, एंड विच इज कि इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राउंड एडबेस्टन करके ये ग्राउंड है आपका एडबेस्टन। ये पर्टिकुलर जो एडबेस्टन है, यहां पे कोई भी एशियन कंट्री जो है, श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑल्दो चलो कंसीडर कर लेते हैं, बांग्लादेश भी हो गई आपकी, ये आज तक एडबेस्टन के अंदर में कभी इन्होंने टेस्ट मैच नहीं जीता था। एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री सिंस 1967, जब से उसने पहला टेस्ट मैच खेला था, कि उसने एडबेस्टन के अंदर में हराया। एंड छोटी जीत नहीं करी है हमने 336 रन से जीत करी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये इंडिया की आज तक की बाय रन्स आज तक की सबसे बड़ी विन है। तो हमने सिर्फ एडबेस्टन को यहां पे फतेह नहीं किया है, हमने यहां पे इंग्लैंड को बिल्कुल वन साइडेड यहां पे लॉस दिया है 336 रन से, जो आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। ओके, वो पॉइंट भी है यहां पे। इंडिया की ये फर्स्ट एवर टेस्ट विन है एट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच एट दिस वेन्यू। एडबेस्टन के अंदर पे आपके सेना कंट्रीज जो हैं, आपकी जो साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे माइट हैव डिफीटेड, ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट करा हुआ यहाँ पे आपका जो एशेस सीरीज होता है, आई एम श्योर जो क्रिकेट के फैंस उनको पता होगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो होती है एशेस, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एडबेस्टन पे हराया हुआ है, बट एशियन कंट्री ने आज तक नहीं हराया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने उसको हराया। इसके अलावा शुभमन गिल, हु हैज बिकम द न्यू टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं वो, जिन्होंने यहां पे एक नया रिकॉर्ड बनाया टू विन, ही हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन कैप्टन टू विन अ अवे टेस्ट, ब्रेकिंग सुनील गावस्कर रिकॉर्ड ऑफ एज ऑफ 26। तो यहां पे है इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, फर्स्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाई, फर्स्ट इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई थी, सेकेंड इनिंग के अंदर में भी उन्होंने 150 प्लस का स्कोर करा है, और यहां पे 430 प्लस रन अकेले इन्होंने स्कोर करे थे। आकाशदीप, अनदर प्लेयर जो इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनके मैच फिगर्स हैं 10:187, जो एक इंडियन बॉलर के बेस्ट फिगर्स है इन इंग्लैंड। तो चाहे स्पिनर हो चाहे आपका फास्ट बॉलर हो, तो ये बेस्ट रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा नोटेबल रिकॉर्ड क्या है, एडबेस्टन में जो हमने विक्ट्री करी है एडबेस्टन के अंदर में, ये इंडिया का 60th वेन्यू बन चुका है जहां पे हमने मैच जीता है, और ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का रिकॉर्ड है कि 60 डिफरेंट वेन्यूज के अंदर पे हम टेस्ट मैचेस को जीत चुके हैं। एंड दिस 336 रन्स इज इंडियाज बिगेस्ट अवे विन बाय रन्स, बीटिंग 318 रन विक्ट्री वर्सेस वेस्ट इंडीज इन 2016। तो ये इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी टेस्ट विक्ट्री भी हो चुकी है। ओके, तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर एंड करेंगे विद दिस पर्टिकुलर गुड न्यूज कि इंडिया ने एडबेस्टन, जहां पे आज तक कोई एशियन कंट्री नहीं जीती है, वहां पे इंग्लैंड को हराया है और अपनी खुद की सबसे बड़ी रन के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ी विक्ट्री करी है। ओके, तो इस न्यूज के साथ एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल भी है, कोई टॉपिक है जो आप कवर करवाना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में करिए, उसको भी हम अगले न्यूज एनालिसिस में या अलग से सेशन में कवर करेंगे। सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।